हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट के पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करे थे। इन केस अगर आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर नहीं देखा, मतलब वो पहला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज अभी लेक्चर को यहाँ पे रुका दो, पॉज करवा दो, आप पहले वो लेक्चर कंप्लीट करो। रीजन बिग ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ना आपको पहले वहां से समझा हुआ तो आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है? बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। पिछला लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर भी आई थिंक सो 30-35 मिनट्स का लेक्चर है, इसके ऊपर लेक्चर नहीं है, लेकिन वो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आगे का फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है? इनकेस अगर आपको वो पहले आप नहीं देखते हो और ये नहीं समझ में आता, उसके लिए फिर आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। चले, आज अपन देखें डिपॉजिट का मतलब क्या है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने वैसे लास्ट डिपॉजिट का मतलब देख लिया था। डिपॉजिट क्या है? एक टाइप का शॉर्ट टर्म पीरियड का लोन है। मैंने एक स्टोरी बताई थी, मुकेश जी की कंपनी रिलायंस जो कंपनी को पैसा चाहिए था बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए पैसा चाहिए था। मुकेश जी को मैंने आइडिया दिया था, मुकेश जी एक काम करो, आप शेयर्स इशू कर दो। मुकेश जी शेयर इशू करने के फेवर में नहीं थे, ना ही डिबेंचर इशू कर रहे थे। डिबेंचर्स क्यों नहीं, अच्छा शेयर्स क्यों नहीं थे? बिकॉज वो चाहते थे नवे कंपनी के अंदर मालिक नहीं आए, कंपनी के अंदर नवे मालिक आ जाएंगे, न्यू शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, तो उनके पास में वोटिंग का राइट आ जाएगा, राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी उसका राइट आ जाएगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट वो एक था, दूसरा राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू रिसीव डिविडेंड। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स के हाथ में राइट्स आ जाते, तो बोले मेरे को वो राइट नहीं देने के, डिबेंचर इशू करो। डिबेंचर एक मीडियम टर्म पीरियड के लिए लोन लगता है, जब तभी कंपनी डिबेंचर इशू करती है। अब कंपनी को तो सिर्फ दो दो साल के लिए लोन चाहिए था, तो फिर कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने ना बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब भी लोन इशू करते, अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर कैश की रिक्वायरमेंट है, तो वो टाइम पे ना कंपनी डिपॉजिट इशू करती है। क्या इशू करती है बच्चा? डिपॉजिट इशू करती है। हाँ कि ना? यस। उसके बाद में अपन ने देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या? ऑल कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उनको कंपनी एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 35, ये क्या बोला, सारी की सारी कंपनी जो भी पब्लिक से लोन लेने वाली है बाय इशूइंग डिपॉजिट, आज तक जितनी भी कंपनी जिन्होंने भी लोन इशू करके पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, पब्लिक से लोन लिया है और उनको डिपॉजिट दिया है, ऐसी वाली कंपनीज को सेक्शन नंबर 73 से लेके तो सेक्शन नंबर 76 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। उनको कंपनीज रूल 2014 फॉलो करना पड़ेगा, और आखिरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? आज तक सारी की सारी कंपनीज को जिन्होंने भी पब्लिक को डिपॉजिट इशू किया है और उनसे पैसा लिया है बाय इशूइंग सच डिपॉजिट, उनको कंपनी एक्ट के सेक्शन 73 से लेकर तो सेक्शन 76 तक रूल फॉलो करने, सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनीज रूल्स 2014 कंपनीज रूल्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन उसके पहले क्या बोला था? ये जो पिछले आपको मैं बता क्या है ना, ये बैंकिंग कंपनी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, और ऐसी कोई भी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करे हुआ है, मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये सब कंपनीज को ये नीचे दी गई सारे के सारे सेक्शन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला 4 टाइप की कंपनीज के लिए बोला मैंने। 4 टाइप की कंपनी कौन सी है? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर मैंने एग्जांपल लेता मुथूट फाइनेंस, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना, वैसा था ना, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का नाम है। ऐसा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना ये अलग अलग सेग्रीगेशन बनाए हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक को परमिशन दी थी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना अलग अलग ऐसे क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मानी जाएंगे, तो मुथूट फाइनेंस इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है? वो ना लोगों से एडवांस नहीं ले सकती है, लाइक जैसा नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस रहता है ना, वैसा नहीं कर सकती है। इनको खुद का ही कैश यूटिलाइज करके वो लोन देना पड़ेगा। एक दूसरा एक श्रीराम सिटी फाइनेंस भी है, वो भी एनबीएफसी के जैसे ही है। ठीक है? दूसरा एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगा, मतलब ये वाले कंपनीज क्या करते हैं? ये घर बनाने के लिए पैसा देते हैं, ये सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा देंगे, इसके अलावा कोई पैसा नहीं देंगे वो। हाँ कि ना? यस। और ऐसी कोई भी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, उनको ये सेक्शन नंबर 73 से सेक्शन नंबर 76 तक फॉलो करने की जरूरत नहीं, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 फॉलो करने की जरूरत नहीं, और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत है। सर फिर ये क्या फॉलो नहीं करेंगे क्या? मतलब क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या? बेटा ये एक्सेप्ट करते, बैंक वालों के पास में अपन एफडी रखते, याद है क्या? फिक्स डिपॉजिट्स रखते, हाँ कि ना? तो इनके लिए ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग ही गाइडलाइंस बनाई हुई है, अलग ही सब कुछ बनाया हुआ है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लीकेबल उनके लिए स्पेशल कानून है। तो बोले उसको फॉलो करो ना, आप कंपनी से क्या को फॉलो करते? हमने ये पूरे का पूरा चीज क्या के लिए बना के रखी हुई है? रेगुलर कंपनीज के लिए। बोले आप तो बैंकिंग कंपनी, आप स्पेशल कंपनी हो, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, मतलब आप एकदम भारी भारी कंपनी हो, तो आपने क्या करना? जो हमने बाकी लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए जो रूल बनाया हुआ है, आपने वो रूल फॉलो नहीं करना। हाँ कि ना? यस। उसके बाद में अपन ने देखा था, अच्छा ये समझ गया था ना आपको, ये सारी कंपनीज को फॉलो करने के, ये सारी कंपनीज को फॉलो करने के, लेकिन सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, कंपनी बैंकिंग कंपनी को, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, और कंपनी प्रमोटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
उसके अंदर अपन ने देखा था कि प्राइवेट कंपनी होंगी तो प्राइवेट कंपनी किससे किससे डिपॉजिट ले सकती है। आप मेरे को एक बार बताओ किससे किससे ले सकते हैं सर। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी होगी ना तो आपकी प्राइवेट कंपनी आपके शेयर होल्डर से ले सकती है, आपके डायरेक्टर से ले सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकती है। इन लोगों से अपन डिपॉजिट इशू करके पैसे ले सकते हैं। फिर था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर फिर दो टाइप आते थे, एक था एलिजिबल पब्लिक कंपनी, दूसरा था अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के अंदर बोले डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड है, लेकिन किससे किससे कर सकते हैं बोले आप मेंबर से भी कर सकते हैं और पब्लिक से भी कर सकते हैं। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मैंने एग्जांपल मैंने बोला था, इट इज बड़ी वाली कंपनी। मतलब व्हाई आई एम सेइंग बड़ी वाली कंपनी, इनका इनका टर्नओवर की इनका टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ के ऊपर रहेगा, या नेट प्रॉफिट सॉरी हाँ इसका नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर रहेगा, तब जाके उनको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो बड़ी वाली कंपनी ना खुद के शेयर होल्डर से चाहे या फिर पब्लिक से चाहे, दोनों से अपन डिपॉजिट एक्सेप्ट करा सकती है। अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट किससे किससे लेंगी, मेंबर से भी लेंगी और डायरेक्टर से लेंगी। मतलब सिर्फ वो दो लोगों से ही ले सकती है, पब्लिक के पास में जा ही नहीं सकती डिपॉजिट करने के लिए। एक्चुअली ना ये डिपॉजिटर्स को इशू करवा रहे, सिर्फ बहुत रिस्ट्रिक्टेड पीपल को इशू करवाते हो। मतलब आम जनता को हर एक से किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन हर एक कंपनी को नहीं है, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को बोला कि ठीक है आप पब्लिक से चाहे तो डिपॉजिट ले सकते हैं। रीजन बिंग वो काहे के लिए, बिकॉज वो कंपनी की नेटवर्थ ज्यादा है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी बड़ी वाली कंपनी है। कल चल के ऐसा नहीं होगा डिपॉजिटर्स का पैसा दुबारी वो। हाँ कि ना बच्चा, यस। व्हाट डू मीन बाय टर्नओवर, अपने को पता था टर्नओवर का मतलब क्या आता था, पूरा का पूरा सेल्स, हमने पूरे साल भर के अंदर जितना भी सेल्स किया उसको अपन बोलते हैं टर्नओवर। उसके बाद में आता था नेटवर्थ। नेटवर्थ का फुल फॉर्म मतलब क्या था, असेट्स। 2 मिनट ना, मैं एक इसको 2 सेकंड के मेरे को सिर्फ अरेंजमेंट करने दो लैपटॉप की एक बार। यस, तो अपन ने पहले देखा था इसके अंदर नेटवर्थ का मतलब क्या था। नेटवर्थ का मतलब था असेट्स की सबकी टोटल कर देना। क्या बोला मैंने, सबकी टोटल कर देना, लेस लाइबिलिटीज, लेस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी की सबकी टोटल कर देना, इसकी भी टोटल, इसकी भी सबकी टोटल, ये वाली टोटल में से ये वाली टोटल माइनस करना, आपकी नेटवर्थ आपके पास में आएगी। हाँ कि ना, यस। डबल से सपोजिंगली मैंने 500 करोड़ रुपए की हमारी असेट्स है, 400 करोड़ के, या ऐसे समझ के चलते इसको समझो हमारे पास में 350 करोड़ के लाइबिलिटीज है। टोटल हमारी नेटवर्थ कितनी होगी, 150 करोड़। हाँ कि ना, यस। तो इन्होंने क्या बोला, बोले एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या, ऐसी सारी वाली कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है। मतलब ये देखो, या तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करो आप, या तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करो, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे और आपको आपके शेयर होल्डर्स ने परमिशन दे दिया बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब ये शेयर होल्डर्स ने आपको परमिशन दे दिया बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, तो वो केस के अंदर आपकी कंपनी चाहे तो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, अदरवाइज नहीं। हाँ कि ना, समझा क्या आपको, यस। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने देखा ना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी किससे किससे डिपॉजिट इशू करवा सकती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स को इशू कर सकती है डिपॉजिट, आम जनता को भी डिपॉजिट इशू कर सकती है, दोनों को इशू करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कि ना, आपको समझा क्या बच्चा, यस। उसके बाद में क्या बोल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, आपको कौन से टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। देखो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है ना आपको, डिपॉजिट मतलब आपको पब्लिक से लोन लेने का है ना, तो गवर्नमेंट ने ना कंपनी सेक्टर के अंदर ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए कि आपको ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझा क्या मैंने क्या बोला, यस। आप टर्म्स एंड कंडीशन, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो, उसके बाद में आप डिपॉजिट इशू करवा सकते हैं। पहला क्या था, पहली टर्म्स एंड कंडीशन है प्री इशू डिपॉजिट। प्री इशू मतलब डिपॉजिट इशू करने के पहले, क्या बोला मैंने, आज अपन डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, डिपॉजिट इशू करने के पहले अपने को क्या क्या काम करने पड़ेंगे। उसके बाद में है ड्यूरिंग इशू डिपॉजिट, मतलब जब मैं डिपॉजिट इशू कर रहा हूं वो टाइम पे मुझे टर्म्स एंड कंडीशन कौन से फॉलो करने पड़ेंगे। समझे कि आपको मैंने क्या बोला, प्री इशू टर्म्स एंड कंडीशन, ड्यूरिंग इशू टर्म्स एंड कंडीशन एंड पोस्ट आफ्टर इशू टर्म्स एंड कंडीशन। तो मतलब ये टोटल 3 टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ती है। मैं जब भी डिपॉजिट इशू करूंगा तो मुझे डिपॉजिट इशू करने के पहले कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, मैं जब डिपॉजिट इशू कर रहा हूं आज की तारीख में, मतलब 10 दिन तक मैं डिपॉजिट इशू कर रहा हूं, ये 10 दिन तक मुझे कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और आखिर में जब मैंने डिपॉजिट इशू कर दिया उसके बाद में मेरे को कौन से टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो ना आपको ये 3 पार्ट में पूरा का पूरा टॉपिक के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के, और यू वुड बी सरप्राइज टू नो टोटल ऐसे 20 टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड हर एक टर्म्स एंड कंडीशन ना अपने आप के अंदर एक जंग है, जंग इतनी डीप में बताता है हर एक चीज का। अगर आपको लॉजिकली सब कुछ पता है ना तो आपको लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं जाएंगी।
जैसा मैं अभी आपको पहले ही बताऊंगा, उसके अंदर इतने भारी भारी शब्द यूज करे हुए बच्चों को फैकल्टीज जनरली ना वो सिर्फ नाम यूज करके बोल देती है, अच्छा इसका मतलब ये रहता है, फिक्स कैपिटल का मतलब ये रहता है, फ्री रिजर्व का मतलब ये रहता है, उसको अंदर तक कभी समझाती ही नहीं है। उसकी सिर्फ इतना बोला जाता है, हाँ फ्री रिजर्व का मतलब ऐसा वाला रिजर्व जो कंपनी के पास में किसी के पास में फिक्स नहीं रखे भाई, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो अपन अभी पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले अपन आज देखने वाले हैं ये प्री इशू की कंडीशन कौन सी फॉलो करनी पड़ेंगी अगर हमारी कंपनी को डिपॉजिट इशू करने का है, और डिपॉजिट इशू करने के पहले हमको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, वो पढ़ने वाले हैं। उसके पहले एक बार अपन देखते हैं व्हाट डू मीन बाय कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, उसके बाद में अपन देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में देखेंगे अपन शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, एंड उसके बाद में देखेंगे कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है। मतलब आपको जब ये सारी की सारी चीजें पता रहेंगी ना बच्चा, सारी की सारी चीजें पता रहेंगी ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अपन पहले क्या करते हैं, पहले एक बार का कैपिटल का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। देखो कैपिटल का मतलब मैं दूसरी स्लाइड में ओपन करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो कभी भी सपोजिंगली मैंने कोई शॉप ओपन करी, क्या बोला मैंने ये पर्टिकुलर शॉप ओपन करी, सौरभ सर, अरे सौरभ आर्ट गैलरी, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर शॉप के अंदर मैं अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखता, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखता, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखता, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखता। अब इस शॉप को लगाने के लिए जितना भी मनी लगाऊंगा वो किसने लगाया होगा, शॉप मेरी है तो पैसा भी किसने लगाया होगा, सौरभ सर ने लगाया होगा, ऑब्वियस ही बात है, हाँ कि ना। यस, ऐसा बोलते हैं सौरभ सर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कंट्रीब्यूट, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। पॉइंट समझा क्या आपको, यस। ये हो गया प्रोप्राइटर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। इसके बाद में आएगा सपोजिंगली ये सौरभ आर्ट गैलरी के अंदर समझो हमने एमजे आर्ट गैलरी खोले, एमजे आर्ट गैलरी खोले, मेरा काम अच्छा चल रहा था, अक्षय सर को लगा, अक्षय सर मेरे पार्टनर है, उनको लगा कि यार काम तो बहुत अच्छा चल रहा, तो उन्होंने बोला अपन एक काम करते, अपन जॉइंटली पार्टनरशिप बिजनेस चालू करते, जिसके अंदर आप और मैं दोनों आर्टिफैक्ट लाएंगे और उसको मार्केट के अंदर आके बेचेंगे। ठीक है, अभी हम एमजे आर्ट गैलरी ना दो लोगों की है, दो लोगों की, एक है सौरभ सर एसएम, दूसरा है अक्षय सर एजे। ठीक है, यहां से आया एमजे, हाँ कि ना, यस। तो सौरभ सर ने भी पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, सौरभ सर ने भी पैसा लगाया, मनी लगाया, एजे सर ने भी पैसा लगाया, मनी लगाया बिजनेस के अंदर। जो पैसा पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को दिया हुआ है उसको बोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोला जाता है बच्चा, उसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल। समझा क्या आपको, यस। पक्का पक्का यहां तक एकदम क्लियर हुआ ना, यस। अगर सिंगल आदमी ने बिजनेस चालू किया, वो जो कैपिटल लगाने वाला उसको बोलते हैं अपन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। जब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स एसएम और एजे ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगाएंगे उसको बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर, नहीं। सपोजिंगली हमको देख के मुकेश जी को भी लगा कि यार अपन ने एक कंपनी खोलने को है ना, जियो आर्ट गैलरी। क्या बोला मैंने, जियो आर्ट गैलरी। उन्होंने जियो आर्ट गैलरी की शुरुआत कर दी और उन्होंने अलग अलग आर्टिफैक्ट्स लाके रख दिए। जियो आर्ट गैलरी प्राइवेट लिमिटेड बोलता मैं इसको, हाँ प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने कंपनी बना के, क्योंकि काम बड़े लेवल पे करते, चिल्लर लेवल पे तो काम करते नहीं अपना मुकेश जी, हाँ कि ना। अब कंपनी के अंदर पैसा लग रहा था, तो कंपनी के अंदर किसने किसने पैसा लगाया, पैसा मनी लगाने वाले थे चार लोग, एक मुकेश जी, दूसरी थी उनकी वाइफ नीता जी, उसके बाद में थे नीता जी, मुकेश जी, आकाश भैया, AKASH, आकाश भैया उनका बेटे हैं। आकाश भैया मतलब वो भैया नहीं बोलते, हम भैया बोलते हैं। और दूसरे बाद में ईशा दीदी, ISHA, ईशा दीदी, हाँ कि ना, यस। इन्होंने चारों ने ना इनकी जियो आर्ट गैलरी प्राइवेट लिमिटेड को मनी दिया और कंपनी ने इनको शेयर्स दिया। क्या दिया इनको, शेयर्स दिया। पॉइंट समझा कि आपको क्या बोला मैंने, यस। इन्होंने एक शेयर की वैल्यू रखी थी 100 रुपए, तो बोले जिसको भी कंपनी का शेयर होल्डर बनने का है वो कंपनी को 100 रुपए देंगे और कंपनी का मालिक बन जाएंगे। लेकिन कंपनी क्या करती, कभी पूरा का पूरा पैसा ना 100 रुपए एक साथ में नहीं बुलाती, जनरली कंपनी ना उसको दो पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सपोज इंग्लिश को मैं बोलता, कंपनी ने 60 रुपए इनिशियली बुलाया था, कंपनी 30 रुपए बाद में बुलाने वाली है और आखिरी में 10 रुपए बुलाएंगी, हाँ कि ना, एक शेयर के ऊपर। लाइक मुकेश जी ने कंपनी के अंदर एक शेयर परचेज किया था, अनीता जी ने कंपनी के अंदर एक शेयर परचेज किया था,
आकाश भैया ने एक शेयर परचेज किया था और ईशा दीदी ने एक शेयर परचेज किया था। हाँ कि ना। कंपनी का इसमें पैसा कैसे कैसे आने वाला बच्चा, स्टार्टिंग के टाइम पे जब कंपनी इशू करेंगे ना, कंपनी के अंदर आपको अगर पैसा लगाने का है तो आपसे कंपनी पहले सिर्फ 60 रुपए लेती है। टोटल आपसे कितना लेने वाली है कंपनी, टोटल 100 रुपए लेने वाली है। लेकिन स्टेप नंबर वन टाइम, पहले पहले स्टेप में कितना लेंगी, 60 लेंगी, बाद में कितना लेंगी, 30 लेंगी, आखिर में कितना लेंगी, 10 लेंगी। टोटल कितने कर लो, देखो कितना हुआ, 60 + 30 90 + 10 100 रुपए हो गया अपने, 100 रुपए आने चाहिए तो 100 रुपए आ गए। हाँ कि ना। आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? यस। पूरा पूरा समझा क्या आपको? यस। तो उनका क्या बोलना है, टोटल सपोजिंगली कंपनी को पैसा लगा, इसने भी 100 रुपए का एक शेयर परचेज किया, मुकेश जी ने भी, नीता जी ने भी 100 रुपए का एक शेयर परचेज किया, आकाश भैया ने भी 100 रुपए का एक शेयर परचेज किया, और ईशा जी ने भी 100 रुपए का एक शेयर परचेज किया। तो ये होगा टोटल 400 रुपए के शेयर। हाँ कि ना। आपको यहाँ तो कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं सर, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। 400 रुपए के टोटल शेयर हमारी कंपनी के पास में आ गए। ये 400 रुपए के शेयर हो गया हमारा पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने? पेड अप शेयर कैपिटल। मैं ऐसा मान रहा कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे साथ में पूरे के पूरे कॉल्ड कर दिए। कॉल्ड कर दिए का मतलब क्या है? इसको कॉल कैपिटल बोलते हैं। पहला फर्स्ट कॉल था हमारी कंपनी का, 60 रुपए का। सेकंड कॉल था 30 रुपए का। और थर्ड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं इसको, थर्ड एंड फाइनल कॉल था 10 रुपए का। तो कंपनी ना इस हिसाब से पूरा का पूरा पैसा पब्लिक से बुलाया करती है। समझा क्या? यस। कंपनी के शेयर होल्डर ने जब भी पूरा का पूरा पैसा जब कंपनी को दे दिया, उसको बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोला जाएगा बच्चा उसको? पेड अप शेयर कैपिटल। यहां तक आपको एकदम क्लियर कट समझ में आया क्या? यस। तो अब ऊपर से वापस एक बार शुरुआत करते हैं। ऐसा पर्सन, अगर सिंगल पर्सन ने कोई बिजनेस की शुरुआत की है और सिंगल पर्सन ने जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर्स कैपिटल। वैसे कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है और पार्टनरशिप फर्म के बनने के बाद में पार्टनरशिप फर्म ने पैसा लगाया हुआ है, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगाया हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोला जाता है बच्चा उसको? पार्टनर्स कैपिटल। वैसे जियो लिमिटेड, जियो आर्ट गैलरी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। ये कंपनी के अंदर मनी किसने किसने लगाया था? 4 लोगों ने, मुकेश अंबानी जी ने, नीता जी ने, आकाश भैया ने और ईशा दीदी ने। इन सब ने पैसा लगाया कंपनी के अंदर और कंपनी ने इनको शेयर सर्टिफिकेट दिया। अगर आपने एक शेयर के लिए, कंपनी ने बोला था कि हम आपको 100 रुपए मांगते हैं, एक पर्टिकुलर शेयर अगर आपको परचेस करने का कंपनी के अंदर, तो आपको 100 रुपए कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपए कैसे कैसे देना पड़ेगा? 60 रुपए देना पड़ेगा, फिर 30 रुपए देना पड़ेगा, फिर 10 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा टप्पे टप्पे में कंपनी बुलाने वाली है। पूरा का पूरा पैसा जितना कंपनी बुलाने वाली है उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पेड अप शेयर और कैपिटल। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोला जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। तो अभी आ जाओ यहाँ पे क्या मतलब है। कैपिटल का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या है आपको वो भी समझ में आ गया। जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया हुआ है। क्या बोला मैंने? जितना पैसा पार्टनर्स ने पैसा लगाया हुआ है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस के अंदर उसके मालिक लगाते। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वाला रहता है सिंगल ओनर या प्रोप्राइटर बोलते हैं, तो वही पैसा लगाता। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगाते पार्टनर्स। कौन लगाते बच्चा? पार्टनर्स। कंपनी के अंदर पैसा लगाते शेयर होल्डर्स। कौन लगाते बच्चा? शेयर होल्डर्स। ठीक है। यस सर, ये कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? देखो आ जाओ इधर, आ जाओ, मैं इधर आपको डबल से समझाता। अब वापस इसको एग्जांपल करते हैं। कंपनी ने टोटल पैसा कितना कितना बुलाया था बच्चा? यहाँ पे देखो, कंपनी ने टोटल पैसा कितना बुलाया था? टोटल 60 रुपए बुलाया था स्टार्टिंग में। ये इतना अमाउंट कॉल्ड किया था एक शेयर के ऊपर, ये हमारा हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोला मैंने? ये हमारा हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। ये ऐसा वाला कैपिटल है जो हमने बुलाया है, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। शेयर होल्डर ने हमको जब पे कर दिया, वो पे कर दिया, वो हो जाएगा पेड अप कैपिटल। क्या बोला मैंने? वो हो जाएगा हमारा पेड अप कैपिटल। मतलब जब कंपनी बुलाती है तब वो रहता है कॉल्ड अप कैपिटल। मैं अभी और एक एग्जांपल आगे लेता। ठीक है। 30 रुपए का कंपनी ने कॉल किया था, तो ये कैपिटल कौन सा हो गया? ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल हो गया बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल। अब मुकेश जी ने अभी कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी ने कॉल किया था, अब 4 लोगों को देना चाहिए था कंपनी ने, मतलब 4 लोगों ने पैसा कंपनी को देना चाहिए था। मुकेश जी ने भी देना चाहिए था, नीता बेन ने भी देना चाहिए था, आकाश भैया ने भी देना चाहिए था, ईशा दीदी ने भी देना चाहिए था। हाँ कि ना। मुकेश जी ने पैसा दे दिया, नीता जी ने पैसा दे दिया, ईशा दीदी ने पैसा दे दिया, आकाश बोले मेरे पास में पैसे ही नहीं यार। हाँ, तो अभी हमने तो सबको कॉल किया था, लेकिन पेड किसने किसने किया? पेड किया था सिर्फ मुकेश जी ने, नीता दीदी ने और ईशा दीदी ने। मतलब ये सिर्फ इतने लोगों ने दिया था। और आकाश अंबानी ने हमारे को पैसा ही नहीं दिया, मतलब रिमेनिंग ये 30 रुपए नहीं दिया, तो वो वाला पैसा हमारा बाकी रहेगा।
समझा क्या सर? फिर कंपनी वाले क्या करेंगे, अगर आकाश को एक बार का अपन लेटर भेजेंगे कि आकाश भैया प्लीज आपका जो रिस्पेक्टिव पैसा आप हमको पैसा दे डालो, बिकॉज हमको आपके 30 रुपए लेना बाकी है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपके शेयर्स को फोरफीट कर लेंगे। फोरफीट कर लेंगे। करने का मतलब क्या रहता है? फोरफीचर कर लेंगे। फोरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेंगे। जब तक ऐसे बैंक वाले क्या करते हैं, अपन अगर उनका बैंक वालों का लोन रिपे नहीं करा, मैंने सपोज नहीं कार के लिए लोन लिया था और मैंने उनका कार का लोन रिपे नहीं किया, बैंक वाले क्या करेंगे, मेरा कार को जब्त कर लेंगे। हाँ कि ना? वैसे इन्होंने बोला अगर आपने आपके शेयर्स का रिस्पेक्टिव अमाउंट नहीं दिया तो हम आपके शेयर्स को फोरफीचर कर लेंगे। यहाँ तक समझ गया क्या बच्चा? यस। तो ये मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल का और पेड अप कैपिटल का। मैं क्यों पढ़ रहा था, 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएंगे, बिकॉज सर अपन तो टर्म्स एंड कंडीशन देख रहे थे, टर्म्स एंड कंडीशन का पहले ये देखना बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद में व्हाट डू मीन बाय रिजर्व, व्हाट डू मीन बाय फ्री रिजर्व एंड व्हाट डू मीन बाय डीआरआर। क्या बोला मैंने? व्हाट इज मीन बाय रिजर्व, व्हाट इज मीन बाय फ्री रिजर्व एंड व्हाट इज डीआरआर। सर डीआरआर तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देख लिया था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यस, एक बार का फटक से ना आपको मेरे को एक 2-3 पॉइंट उसके अंदर बताने के। सुनो, कंपनी को टोटल 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न हुआ। कितने का बच्चा? टोटल 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न हुआ। कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट किसको बांटेंगे? मुकेश जी को बांटेंगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, जब मुकेश जी की कंपनी रिलायंस जियो है प्लस अदर शेयर होल्डर्स को बांटेंगे। हाँ कि ना बच्चा? यस, अदर शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है। अब मैं एग्जांपल को थोड़ा आगे लेके जाता। 100 करोड़ रुपीस में से कंपनी ने ये प्रॉफिट पूरा 100 करोड़ रुपीस ने नहीं बांटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम ये 100 करोड़ में से सिर्फ 70 करोड़ रुपीस को ही शेयर होल्डर्स के बीच में बांटने वाले हैं। कितने करोड़ को? 70 करोड़ रुपीस को ही बांटने वाले हैं। 30 करोड़ रुपीस को हम हमारे पास में सेव करके रखेंगे। क्या बोला मैंने? सेव करके रखेंगे, करके रखेंगे, रखेंगे। हाँ कि ना? यस। अब ऐसा वाला पैसा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, वो प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है बेटा? डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर। इंग्लिश में डेफिनेशन है, कंपनी जितना भी बच्चा प्रॉफिट अर्न करती है अल्टीमेटली वो किसका बिलोंगिंग है? मालिकों का बिलोंगिंग है। कंपनी के मालिक कौन है? मुकेश जी और अदर शेयर होल्डर। तो 70 करोड़ रुपए बांट देना चाहिए। सर 2 मिनट एक बार रुको, आपने बोला 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए बांट दिया, बरोबर है कि नहीं? सही बोल रहे हैं आप? हाँ। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट तो पूरा 100 करोड़ का हुआ था ना, पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए क्यों नहीं बांट रहे आप? 30 करोड़ रुपए आप सेव काय को करके रख रहे? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीच में काय को आया बेटा? मैं बताता हूँ, सारे के सारे डिसीजन कंपनी के अंदर कौन लेता है बच्चा? सारे के सारे डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेते ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द ओनली राइट पर्सन टू डिसाइड कि डिविडेंड कितना बांटना चाहिए। अच्छा, बांटना है कि भी नहीं बांटना है, मतलब अच्छा ऐसा भी हो सकता है कंपनी के अंदर कंपनी का 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं बांटा, पूरा का पूरा सेविंग करके रख दिया, 100 करोड़ के 100 करोड़ पूरा का पूरा सेविंग करके रख दिया। ऐसा भी हो सकता है। हाँ कि ना? यस। ओके। लेकिन फिर अभी सपोजिंगली समझ के चलते, कंपनी ने 70 करोड़ का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांट दिया, जितना बांट दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड बांट दिया, और ये 30 करोड़ को बोला जाता है आरआर। आरआर का मतलब क्या है? सॉरी, आरई रिटेन अर्निंग्स। क्या बोला जाता है इसको? आरई, रिटेन अर्निंग्स। क्या बोला जाता है बच्चा? रिटेन अर्निंग्स। ये ऐसी वाली अर्निंग्स है जिसको अपन ने सेव करके रखा है, फ्यूचर पीरियड में काम में आएगा। सर लेकिन ऐसा क्यों करे बेटा, मुझे बताओ। कोविड-19 जैसी सिचुएशन डबल से आ गई है ना, वो टाइम पे हमारे पास में हमारे बिजनेस तो नहीं चलेंगे, हमारे को हमारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। वो टाइम पे हमारे पास में कैश कहाँ से आएगा? हाँ कि ना? सारे सारे बिजनेस बंद रहेंगे, हमारा प्रॉफिट बंद रहेगा। इन खर्चे तो ना बंद रहे थे, हमको आज भी एम्प्लॉयज की सैलरी पे आउट करने की, हमको आज भी रेंट पे करने का है, हमारे को आज भी फालतू के खर्चे पे करने के, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मेंटेनेंस का खर्चा है, ये सब तो चालू थे ना। हाँ कि ना? यस। तो वो टाइम पे ना ये जो रिटेन अर्निंग करके रखते हैं ना अपन, वो टाइम पे पैसा वाला काम में आता है। पक्का पक्का? यस। अब ये हो गया, ये शेयर होल्डर्स की ना ये फ्री रिजर्व में कंपनी ट्रांसफर करके रख डालती है, फ्री रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करके रख डालती है। फ्री रिजर्व का मतलब भी ऐसा वाला रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या रहता है? अपन गाड़ी रिजर्व में रखते हैं, याद है कि गाड़ी आती, गाड़ी रिजर्व में है। गाड़ी रिजर्व का मतलब क्या है? ये ऐसा वाला पेट्रोल रहता है जो गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल खत्म होने में आया, वो टाइम पे रिजर्व को अपन यूज करते हैं अपनी गाड़ी, सो दैट पेट्रोल पंप तक तो भी जाए, अपने को धक्का मारने की जरूरत ना पड़े। हाँ कि ना? रिजर्व पे गाड़ी है ना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। वैसे कंपनी के अंदर ना रिटेन अर्निंग्स को, इसको भी क्या करते हैं, ये रिजर्व के करके रख डालते हैं कि भविष्य में अगर अपने को कभी पैसे की नीड आई तो वो टाइम पे अपन पैसे को यूटिलाइज करेंगे, और अपने को जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील करना पड़ता है वो टाइम पे अपने को कैश मदद करेगा। हाँ कि ना? यस। अब ना ये रिजर्व, मतलब ये रिजर्व जो पैसा बचा के रखते हैं ना, उसको बोलते हैं रिजर्व। अब रिजर्व के अंदर ना आते हैं 2 टाइप के रिजर्व, एक रहता है फ्री रिजर्व, एक रहता है फ्री रिजर्व, और दूसरा रिजर्व को ना एक ऐसा अपन रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व बोलते हैं।
फ्री रिजर्व दे आर फ्रीली अवेलेबल, मतलब आप ये पहले जो रिजर्व के अंदर, ये फ्री रिजर्व के अंदर जितने पैसा पड़े हुआ है ना, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन, आपको कोई भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, आप कितना भी रिजर्व पैसा यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका है। मतलब देखो, शेयर होल्डर्स का ही था ना पूरा का पूरा प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स का ही था, 70 करोड़ पूरा का पूरा शेयर होल्डर का ही प्रॉफिट था। लेकिन उन्होंने क्या करा, 70 करोड़ में 100 करोड़ का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर का ही था, लेकिन उन्होंने क्या करा, 70 करोड़ ही बांटा और 30 करोड़ को सेव करके रख दिया। हालांकि करना क्या चाहिए था, पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए ही बांटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 30 करोड़ का प्रॉफिट को निकाल के रख दिया और 30 करोड़ के प्रॉफिट को बाजू में निकाल के रख दिया। ये फ्रीली अवेलेबल है कंपनी को। भविष्य में अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो ये 30 करोड़ को भी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। दूसरा आते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। आपको याद है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, याद है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये डीआरआर रिजर्व क्या रहता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सिर्फ पैसा यूटिलाइज करेंगे डिबेंचर्स को रीपेमेंट करने के लिए, काय के लिए, डिबेंचर्स को रीपेमेंट करने के लिए, करने के लिए। ये ऐसा वाला पैसा है जिनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये डिबेंचर्स को रिपेमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। ये इसको ऐसे ही बोलते हैं, नॉन फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। मतलब इसका यूटिलाइजेशन शेयर होल्डर्स के लिए अपन यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के, लाइक डिबेंचर एक टाइप की लाइबिलिटी है, उनको सिर्फ पे ऑफ करने के लिए ही यूटिलाइज करेंगे अपन। हाँ कि ना? यस सर, आपने इतना सारा कुछ बताया कि हमको तो नहीं समझ में आया। बेटा आपको भी मैं बताने वाला, आपकी कंपनी को, अगर आपकी कंपनी को कभी भी इक्विटी शेयर्स इश्यू कर, सॉरी, आपकी कंपनी को जब भी डिपॉजिट इश्यू करने के है ना, क्या बोला मैंने, आपकी कंपनी को जब भी डिपॉजिट इशू करने के ना, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन ना, कि आपकी कंपनी कितना कितना डिपॉजिट इशू कर सकती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप एक लिमिट तक ही डिपॉजिट को इशू करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता, सपोजिटली हमारी पब्लिक कंपनी है, क्या बोला मैंने, हमारी पब्लिक कंपनी है, तो हमारी पब्लिक कंपनी को डिपॉजिट कितना इशू करना अलाउड है पता है क्या? हमारी कंपनी डिपॉजिट्स कितना इशू कर सकती है पता है क्या? वो इशू कर सकती है जितना भी पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, प्लस जितना भी फ्री रिजर्व है, इन दोनों की टोटल करो, उसका मल्टीप्लाई करके 25% निकालो, उतना प्रतिशत ही अपन फ्री, सॉरी, उतना प्रतिशत ही अपन डिपॉजिट इशू करवा सकते हैं। आपको पूरा का पूरा यहाँ तक पॉइंट समझ में आया क्या? यस, कंपनीज अलाउड है, कंपनीज को अलाउड है कितना, सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व की टोटल मानने का 25% तक की वो डिपॉजिट मार्केट के अंदर इशू कर सकती है, इसके ऊपर इशू ही नहीं कर सकती है। तो इस वजह से ना हमारे को पेड अप कैपिटल जाना जरूरी था, फ्री रिजर्व जाना जरूरी था। फ्री रिजर्व का मतलब ऐसा वाला रिजर्व जो पब्लिकली अवेलेबल है बांटने के लिए, हाँ, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको यहां तक समझ में आया क्या बच्चा? यस। डीआरआर को अपन टोटल मानेंगे क्या? नहीं, डीआरआर तो ऑलरेडी मतलब वो नॉन फ्री रिजर्व है ना, उसका पर्पस ही क्या रहता है, सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स को रिपेमेंट करने के लिए। हाँ कि ना बच्चा? यस। तो अब आ जाओ अपन इसका मतलब देखते हैं क्या बोलना चाहता था ये। प्राइवेट कंपनी कितना कितना तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, मैं आपको बताता। प्राइवेट कंपनी जितना भी उनका पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व रहेगा, उसका टोटल करो, उसका प्रतिशत, उसका 100% तक वो प्राइवेट मतलब वो डिपॉजिट इशू करवा सकती है। तो बोले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टोटल 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पीसी बोलता मैं इसको, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं बेटा, पीसी का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 100% तक आप प्राइवेट कंपनी चाहे तो डिपॉजिट इशू करवा सकते हैं, इसका 100%। तो अभी एग्जांपल के अंदर लेते हैं, पहले 5 करोड़ प्लस 5 करोड़ फ्री रिजर्व, टोटल कितना हुआ बच्चा हमारा? 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ रुपीज का 25% तक का अमाउंट, 10 करोड़ रुपीज का 25% तक का अमाउंट हम डिपॉजिट, न्यू डिपॉजिट इशू करवा सकते हैं। ये कौन सी कंपनी की लिमिट है बेटा? प्राइवेट कंपनी के लिए। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में आएगा पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्या बोला मैंने? पब्लिक कंपनी, देखो पब्लिक कंपनी के अंदर दो थे, याद है आपको? पब्लिक कंपनी के अंदर दो थे, ये कौन सा बोल रहा है? ये अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी बोला, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पता है क्या? अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी ये टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का सिर्फ और सिर्फ मात्र 25% तक ही कर सकती है। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट टेक मोर देन 25% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो मतलब अगली बार से जब भी आपको एलिजिबल अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी देखना है कि ये पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आपने क्या करना? सबसे पहले आपने पेड अप शेयर कैपिटल की टोटल करना,
आपने टोटल फ्री रिजर्व की टोटल करना, टोटल जितना भी कैपिटल आ गया, पेड अप शेयर कैपिटल पर फ्री रिजर्व जितना भी आ गया उसका 25% आपने निकालना। ये 25% तक ही आप पब्लिक से न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट करवा सकते हो। आपको यहां तक समझ में आ गया, एकदम क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं, कोई डाउट नहीं। पब्लिक कंपनी, अभी प्राइवेट कंपनी कितना था? प्राइवेट कंपनी ले सकती थी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पब्लिक कंपनी है अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 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 फ्री रिजर्व। यहाँ तक समझ गया क्या आपको? यस। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं। यहाँ तक ये डिपॉजिटर पब्लिक को पैसे दे सकते हैं। इसके बाद में आएगा गवर्नमेंट कंपनी कितना कर सकती है। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या रहती है? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब रहता है ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने या दोनों ने साथ में मिलके 51% या 51% से ज्यादा का पैसा, मनी, ये इन दोनों ने लगाया हुआ है। लाइक सपोजिंगली कोई ऐसी कंपनी होंगे लाइक बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या एचपीसीएल है, या बीएसएनएल है, या ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर पैसा, जिसके ओनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट है। इन तीनों ने, मतलब ये सबने साथ में मिलके लगा हुआ है। या फिर ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, एक स्टेट गवर्नमेंट प्लस दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, लाइक महाराष्ट्र के गवर्नमेंट, एमएच गवर्नमेंट प्लस गुजरात गवर्नमेंट, इन दोनों ने साथ में मिलकर कंपनी बनाई गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, और वहां पे कोई काम चालू किया। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। तो बोले ऐसी कोई भी कंपनी मतलब जिनका जो गवर्नमेंट कंपनी है वो 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजॉर्ट तक का पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। अपन ने क्या देख रहे हैं? टर्म्स एंड कंडीशन देख रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के तो आपकी कौन सी कंपनी को कितना कितना टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन बताए उन्होंने, अगर बोले आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 100% तक पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। पब्लिक से नहीं, इनको पब्लिक से अलाउड नहीं है, इनको सिर्फ डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव्स और शेयर होल्डर से ही अलाउड है। हाँ कि अपन ने देखा था। वैसे ही अगर हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो वो टोटल 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का पैसा पब्लिक से ले सकती है, सॉरी, अपने डायरेक्टर और अपने शेयर होल्डर से ले सकती है, लिमिट है उसके ऊपर। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर कोई कंपनी को फॉर्म किया था, उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। गवर्नमेंट कंपनी को बोल के रखे हुआ है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का साथ में मिला के 35% तक वो पैसा रेस कर सकते हैं। यहां तक आपको एकदम क्लियर कर समझा क्या बच्चा? यस। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं। अब इसके बाद में आएगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अरे एलिजिबल पब्लिक कंपनी आपके इसमें डाले नहीं क्या इसने? एलिजिबल पब्लिक कंपनी के अंदर ना लिमिट अलग है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब बताता हूँ। पहला टर्म्स एंड कंडीशन, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। क्या बोला उसने? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहे तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 100% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। कुछ केसेस के अंदर ना ये 100% से भी ज्यादा ले सकते हैं, देखो नीचे बताया। हाउएवर सर्टेन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनीज, मतलब कुछ क्लासेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज कैन स्पेसिफिकली एक्सेप्ट द as specified by the Companies Act can accept deposit more limit specified above, as more than the limit as specified above। कुछ कंपनी चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट ने कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ये 100% के ऊपर भी चाहे तो वो इशू करवा सकते हैं डिपॉजिट्स को। मतलब वैसे तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की एक मर्यादा है, कितना? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का हमेशा 100% तक ही आप ले सकते हो। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज एक्ट ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को बोल के रखे हुआ है कि आप मोर देन और इक्वल टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व तक भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद में क्या बोला? पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। देखो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब पता था आपने को। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या था? टोटल 3 था, बोलो मेरे साथ में। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, एंड मतलब दोनों में से पहले वाले पॉइंट के ऊपर में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करो, एंड आपके शेयर होल्डर्स ने आपको बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन आपको परमिशन देकर रखी हुई है, तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी माने जाएंगे और पब्लिक से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला? दीज कंपनीज cannot accept fresh deposit from its member if the amounts of such deposit together with previous deposit exceed 25% of the aggregate paid up share capital and free reserves of the company। तो उन्होंने क्या बोला? बोले ये अपने शेयर होल्डर से पैसा बुला सकते,
कब तक बुला सकते हैं? जब तक वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के नीचू है, नीचू है ना। अगर 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हो गया, हमारा पैक होगा, उसके ऊपर अपन पैसा नहीं बुला पाएंगे। लाइक अपने जैसे पिछले एग्जांपल के अंदर देखा था, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का सपोजिंगली मैं एग्जांपल लेता, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, क्या बोला मैंने, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस पीसी और एफआर, ये दोनों का मिला के टोटल हुई है 10 करोड़ रुपए। इसका कितना परसेंट निकालेंगे बच्चा? इसका 25% निकालेंगे, तो ये हो गया 2.50 करोड़। अगर हमने ऑलरेडी 2.5 करोड़ रुपए तक ऑलरेडी डिपॉजिट इशू कर दिए है, तो हम न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, पक्का। लेकिन ऑलरेडी हमने 2.5 करोड़ रुपए इशू नहीं किया है, हमने सिर्फ इशू किया है 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, तो हम और न्यू डिपॉजिट 2.5 करोड़ माइनस 1.80 करोड़ रुपीस, इसके अंदर 70 लाख रुपीस तक डिपॉजिट, न्यू डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। पॉइंट समझा कि आपको न्यू डिपॉजिट हम इशू कर सकते हैं, पक्का? यस, समझा क्या ना आपको? यस। आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना कर सकते हैं? बोले ये अपने शेयर होल्डर से पैसा रेज कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर से कैन एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विथ, मतलब ये क्या बोले, ये कर नहीं सकते, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस में बोल रहा है कि बोले इन्होंने अगर ऑलरेडी 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का उन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और मतलब और किसी से लोन ले नहीं सकते। अगर हमने डिपॉजिट्स ऑलरेडी पब्लिक से डिपॉजिट ऑलरेडी हमने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा ले पाए है, तो और हम फ्री और नए डिपॉजिट इशू नहीं करवा सकते। सिमिलरली हम पब्लिक से ऑलरेडी 25% तक का अगर लेके बैठ गए हैं, तो हम और नए इशू नहीं करवा सकते। तो इन ऑल अगर देखेंगे ना, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी के अंदर ना, सॉरी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के अंदर ना टोटल लिमिट है, टोटल 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कितना बोला? वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 35% की जो लिमिट है ना बच्चा, ये जो 35% की जो लिमिट है ना, ये 35% की लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक है 25% की लिमिट, दूसरा है 10% की लिमिट। 25% की लिमिट ये पब्लिक से आप ले सकते हैं, इतना पैसा पब्लिक से ले सकते हैं, और इतना पैसा आपको आपके शेयर होल्डर से ही लेना पड़ेगा, MEMBER। सपोजिंगली मैं इसको एग्जांपल को हटाता यहाँ से, आपको डबल समझाता। अगर सपोजिंगली हमने ऑलरेडी हमारी कंपनी ने टोटल फिक्स डिपॉजिट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का टोटल हमारे का आया हुआ था 10 करोड़ रुपीस। कितना था? 10 करोड़ रुपीस। ये 10 करोड़ का 35% निकालो आप एक बार, तो 3.5 करोड़ रुपीस आया, 3.5 करोड़ रुपीस आया। ये 3.5 करोड़ के ना दो पार्ट में डिवाइड करते, 3.5 करोड़ को दो पार्ट में डिवाइड करते। एक तो वो पब्लिक से कितना ले सकते हैं, और उसका मेंबर्स, उसके मेंबर्स का मतलब क्या, उसके शेयर होल्डर से वो कितना पैसा ले सकते हैं, हाँ कि ना, उसके शेयर होल्डर से कितना पैसा ले सकते हैं। पब्लिक से ले सकते हैं ज्यादा में ज्यादा 25% तक, 25% इसका नहीं, मतलब ये 10 करोड़ का 25%, तो वो हो सकता है, हो जा रहा है 2.5 करोड़ रुपीस तक, और मेंबर से पैसा हो रहा है 10 मतलब 1 करोड़ रुपीस तक, 1 करोड़ रुपीस तक। सपोजिंगली हमने ऑलरेडी पब्लिक को इशू कर दिए 2.5 करोड़ के, ऑलरेडी पब्लिक को इशू कर दिए। मुझे बताओ क्या हम न्यू डिपॉजिट इशू कर पाएंगे क्या? न्यू डिपॉजिट इशू कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझा क्या? नहीं। वैसे ही हमने मेंबर्स को हमने ऑलरेडी इशू कर दिए थे, तो 1 करोड़ रुपीस तक के ऑलरेडी इशू कर दिए थे, तो क्या हम न्यू डिपॉजिट डबल से इशू कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमने इसको 80 लाख रुपए के डिपॉजिट इशू करे थे, 80 लाख रुपीस की डिपॉजिट इशू करे थे, तो उसके आगे भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले क्या आगे अपन? यस, आगे गवर्नमेंट कंपनी कितना कर सकती है? गवर्नमेंट को डायरेक्टली बोल दिया कि बोले आप नॉट पब्लिक से डायरेक्टली आप एक्सेप्ट कर लो, मतलब ये 25% 10% की क्राइटेरिया नहीं है, गवर्नमेंट को एकदम स्ट्रेट है। गवर्नमेंट को क्या बोल के रखे, आपको जितना लेने का लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का ही पैसा ले सकते हो, इसके ऊपर का नहीं ले सकते हो। आपको पेड अप शेयर कैपिटल समझा था ना? पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब ऐसा वाला पैसा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से रेस करवाया है, प्लस फ्री रिजर्व का मतलब क्या? ऐसा वाला पैसा जो फ्रीली अवेलेबल है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, हम शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं। डीआरआर के जैसा वो पैसा नहीं है, हम डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा पैसा बांट सकते हैं।
पक्का पक्का आपको समझना है यहाँ तक? यस। अब इसके बाद के ना सारे के सारे पॉइंट बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट एकदम एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? तो बोले टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर टोटल 3 टर्म्स एंड मतलब सबसे पहले उन्होंने पहला टर्म्स एंड कंडीशन बताई कि आप कितना कितना डिपॉजिट पब्लिक से ले सकते हैं, हाँ कि ना। प्राइवेट कंपनी के लिए कितनी लिमिट थी? सर प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट बताई थी आपने, प्राइवेट कंपनी के लिए आपने लिमिट बताई थी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। अच्छा, ये सारी की सारी लिमिट ना पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का एक कॉमन है, मतलब सारी की सारी जो लिमिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए भी। अब इसका निकालो आप 100%, कितना? 100%, उतना अमाउंट एलिजिबल है, एलिजिबल है। पब्लिक कंपनी कितना बोला मैंने? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर बेटा कौन कौन थे? सर पब्लिक कंपनी के अंदर 2 थे, एक थी एलिजिबल पब्लिक कंपनी, दूसरी थी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। इसके केस के अंदर बोला था उन्होंने, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के केस के अंदर उन्होंने बोला था टोटल 35%, 35%, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड करा था, एक था 25%, दूसरा था 10%। अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी सिर्फ ज्यादा में ज्यादा 25% ऑफ व्हाट, ये वापस 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का ही अमाउंट को उनको एलिजिबल है, हाँ कि ना? एलिजिबल है। गवर्नमेंट कंपनी से केस में कितना बोला उन्होंने? गवर्नमेंट कंपनी से केस में उन्होंने सीधा डायरेक्ट लिमिट दे दिया, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का टोटल निकालो, उसका 35% डायरेक्टली, मतलब क्या बोला उन्होंने? 35% का मतलब क्या? ये ऐसा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का अमाउंट एलिजिबल है, आप उतना कर सकते हैं। पॉइंट समझा क्या बच्चा? एकदम क्लियर? कोई डाउट है आपको इसके अंदर? कोई भी डाउट नहीं सर? पक्का पक्का? यस। ये 3 क्राइटेरिया थी कि कौन से किससे ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। कोई दिक्कत? प्राइवेट कंपनी के अंदर 100% की लिमिट, पब्लिक कंपनी के अंदर 35% की लिमिट और 25% की लिमिट। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए 35, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए 25, गवर्नमेंट कंपनी के लिए स्ट्रेट 35। इसके अंदर कोई ऐसा 25 और 10 का बाइफर्केशन नहीं है, हाँ कि ना? यस। सर हमारे को एक डाउट है, प्राइवेट कंपनी के केस में इन्होंने 100% तक की लिमिट दे डाली, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी वाली कंपनी को भी सिर्फ 35% का ही लिमिट दिया। समझा क्या मैंने क्या बोला? प्राइवेट कंपनी के अंदर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 100% तक उनको लिमिट दे दिया। यहाँ पे उन्होंने पब्लिक कंपनी के अंदर 35% और 25% ऐसा 2 बाइफर्केशन करे हुआ है, हाँ कि ना? तो अब आपको ये सही लग रहा क्या है? ऐसा जो भी हो रहा है इनका तो कम होना चाहिए ना, प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी रहती है बेटा। इनका लॉजिक क्या है इनके पास में? यहाँ पे एलिजिबल पब्लिक कंपनी ने ना, सॉरी प्राइवेट कंपनी ना अपने शेयर होल्डर से पैसा ले रही है। बाकी का पूरा रिमूव कर दूं क्या नीचे का? यस, बाकी का तो कुछ काम अभी हो गया अपना, ये नीचे का एक बार का ध्यान दो, आप क्या बोलना चाहता था मैं? हो गए हम कहाँ, अच्छा अब देखो इधर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी किससे किससे पैसा ले सकती थी? सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से पैसा ले सकती थी, दूसरा अपने डायरेक्टर से पैसा ले सकती थी, और थर्ड अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा ले सकती थी। ऐसा बोला था ना अपन ने? कितना पैसा ले सकती है? 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल इन फ्री रिजर्व। अच्छा, इसके ऊपर भी करना चाहे तो इसके ऊपर भी कर सकते, कंपनी सेक्टर उनको अलाउ करने को ना उनको, हाँ कि ना? रिलेटिव्स के अलाउड करे हुए, ठीक है। अब अल्टीमेटली वो पैसा किससे लग रहे? खुद के शेयर होल्डर से, खुद के डायरेक्टर से, डायरेक्टर के रिलेटिव से। ये इनका पैसा डुबाएंगे क्या? वो नहीं। ये इन्होंने लिमिट क्या को बता के रखी 35%, इसके केस में 25% और 35%, इससे लिमिट क्या को बता के रखी कि कल चल के डिपॉजिटर के साथ में धोखा नहीं होने को ना। अब ये केस में इन्होंने पैसा किससे लिया है? खुद के शेयर होल्डर से लिया है, खुद के डायरेक्टर से लिया है। अब वो खुद के लोगों के साथ में धोखा कैसे करेंगे? इस वजह से उन्होंने ना लिमिट की बहुत बढ़ा दिया, बोले कोई टेंशन मत लो, कितना भी इशू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% तक तो आप कर ही सकते। हाँ, कोई कोई कंपनी के अंदर 100% के भी ऊपर उन्होंने अलाउ कर दिया। पॉइंट समझा क्या आपको? यस। मिटाओ इसको पूरा का पूरा। यस, आपको अगर लिखना होगा तो लिख लेना एक बार आपने, ठीक है? मिटा रहा हूं मैं इसको। यस, आ जाओ। अब उन्होंने क्या बोला? टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। आप डिपॉजिट कितने टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं? मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। तो बोले डिपॉजिट कभी भी जब इशू करोगे आप 2 टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक तो आप मिनिमम 6 महीने से लेके तो मैक्सिमम 36 मंथ तक आप डिपॉजिट मार्केट के अंदर इशू करवा सकते हो, हाँ कि ना? यस। आज पढ़ेंगे इसको, कंटेंट क्या बोला। द कंपनी शैल नॉट इशू डिपॉजिट फॉर अ पीरियड लेस देन 6 मंथ एंड मोर देन 36 मंथ, ठीक है। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट repayable earlier than
6 month टू मीट इट शॉर्ट टर्म नीड। अच्छा, वैसे तो डिपॉजिट का टाइम पीरियड बता के रखे हुआ है 6 मंथ से लेके तो 36 मंथ, लेकिन कुछ कुछ केसेस के अंदर वो 6 मंथ की लिमिट को और भी कम करके एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर 6 मंथ से भी कम टाइम पीरियड के अंदर वो डिपॉजिट इश्यू करवा सकते हैं। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर कंपनी कैन मेक प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। सपोजिंगली हमारे पास में डिपॉजिटर्स ने पैसा रखा था 18 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 18 मंथ्स के लिए। लेकिन वो 12 मंथ के बाद में वो हमारे पास में आया, बोले सर मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसा आज के आज ही देना है, आज के आज रिटर्न कर दो। तो वैसे ना एक बार तो अपन ने जो कमिटमेंट करा हुआ है 18 मंथ तक अपने को पैसे की नीड आएंगी, 18 मंथ तक ही अपन उस सामने वाले का पैसा यूटिलाइज करेंगे। लेकिन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर डिपॉजिटर को वो पैसा क्या काम आ रहा है तो वो केस में डिपॉजिटर हमारे पास में आ सकता है और हम उसे प्री मैच्योर रिपेमेंट कर सकते हैं। लाइक ये केस के अंदर हमारा 18 महीने का टाइम पीरियड था, हम 18 महीने से भी पहले का उसको रिपेमेंट करवा सकते हैं। हाँ कि ना? कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इट डिपॉजिट विद द सेम टर्म्स ऑफ इशू एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेश डिपॉजिट। कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इट डिपॉजिट विद द सेम टर्म्स ऑफ इशू। मतलब क्या था? देखो हमने 18 मंथ के लिए 18 मंथ्स के लिए हमने डिपॉजिट इशू किया था। अब 18 मंथ हो गए, कंप्लीट हो गए, यहां तारीख को ये तारीख को हमारे 18 मंथ्स कंप्लीट हो गए, लेकिन हमारे को और थोड़ा टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए। तो हम सामने वाले को क्या बोले? बोला एक काम कर, हमको और 6 मंथ का टाइम पीरियड देना तू, रिन्यू करके हम तेरे डिपॉजिट को रिन्यू करना चाहते हैं। हाँ, रिन्यू करने का मतलब क्या? फिक्स डिपॉजिट को अपन कैसे रिन्यू करते? टाइम पीरियड हो गया 12 महीने का, अपन ने फिक्स डिपॉजिट करके रखा था, हमको लग रहा है कि यार चले काम करते और 6 महीने अपने को काम नहीं पड़ने वाला हो पैसे का, तो अपन क्या बोलते? बैंक वालों को बोलते आप और पैसा हमारा यूटिलाइज करो और रिन्यू करके दे दो, और 6 मंथ की फिक्स डिपॉजिट रिन्यू करके दे दो। मतलब क्या होगा? रिड्यूस किया तो फिर और 6 मंथ तक के लिए अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही अपन क्या करते? कभी कंपनी का प्रोजेक्ट और आगे लंबा चल रहा है तो कंपनी क्या कर सकती है? उसको आगे रिन्यू कर सकती है। समझा क्या? मतलब मैच्योरिटी होने के बाद में रिन्यूअल होता है। ये मैच्योरिटी 18 मंथ कंप्लीट हो गए थे, मैच्योरिटी हो गई थी, उसके बाद में भी उन्होंने रिन्यूअल करना अलाउड है। सच डिपॉजिट सच डिपॉजिट सच डिपॉजिट must have a tenure of minimum 3 months and the amount of such deposit cannot be more than 10% of the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the company। बोले ऐसे वाले डिपॉजिट जिसको अपन रिन्यू कर रहे हैं, जैसे अपन रिन्यू कर रहे हैं वैसे वाले डिपॉजिट को मिनिमम आपको 3 मंथ के लिए तो रिन्यू करना ही पड़ेगा, मिनिमम 3 मंथ, ज्यादा में ज्यादा कितना भी कर सकते हैं आप। और ऐसे वाले डिपॉजिट 10% तक रहना चाहिए एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। आपने जितना भी डिपॉजिट इशू किया था, लाइक सपोजिंग हमने 2.5 करोड़ रुपीज का टोटल डिपॉजिट इशू किया था, या एग्जाम्पल लेते टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व हमारा 2.5 करोड़ है, सॉरी 10 करोड़ है। 10 करोड़ का 10% निकालो तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक का ही अमाउंट को आप डबल से रिन्यू कर सकते हो। समझा क्या आपको? यस, एक बार डबल से पूरा का पूरा देखा था मैं आपको, समझा था क्या बोलना चाहता था मैं। टोटल वैसे तो डिपॉजिट इशू करने का टाइम पीरियड है 6 मंथ से लेकर तो 36 मंथ। मतलब आपको अगर जब ये पैसे की रिक्वायरमेंट आएंगी तो ये तब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, तो आप वो टाइम पे डिपॉजिट इशू करवा सकते हैं। कंपनी कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर 6 मंथ्स के नीचे भी टाइम पीरियड इशू करके, जब 6 मंथ से भी लोअर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट इशू करवा सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, कोई डिपॉजिटर्स हमारे पास में रोते रोते आया, उसने बोला मेरा टाइम पीरियड के पहले मेरी मैच्योरिटी करवा के दो, मतलब मुझे पैसा मुझे रिटर्न आज ही दे लो, 18 महीने तक रुक नहीं सकता, आज 12 महीने हो गए तो मेरे को 12 महीने के बाद में मेरे को पैसा वापस कर दो। तो कंपनी चाहे तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको उसका रिस्पेक्टिव पैसा प्री मैच्योर रिपेमेंट करवा सकती है। कंपनी चाहे तो उसके डिपॉजिट्स को सेम टर्म्स के लिए डबल से रिन्यू भी कर सकती है। क्या बोला मैंने? कंपनी चाहे तो सेम टर्म्स के लिए उसको रिन्यू भी कर सकती है, और वैसे वाले रिन्यूअल ज्यादा में ज्यादा 10% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के रहना चाहिए। मिनिमम रिन्यूअल 3 मंथ्स का रहना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आया कि बच्चा? यस। कोई प्रॉब्लम है कि आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा हैवी हो गया बिकॉज इसके अंदर नंबर टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी आ गई थी। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लेक्चर को, पर्टिकुलर लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे मिलूंगा जिसके अंदर हम और कुछ आगे देखा लर्न करेंगे और कुछ आगे समझेंगे और आगे की रिमेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे। पक्का? यस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।